ठीक है। अब वो भी 1.5-2 करोड़ का मकान बनाए हैं। जब उनके घर में एंटर करो तो बढ़िया स्टेयर्स है, फिर आपको पता ही है डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया के बाद फिर गेस्ट एरिया है, गेस्ट एरिया फिर उनके घर में कूदो, दादा हमको वॉशरूम जाना है थोड़ा सा, तो वो दिखाएंगे। तो वो देखिए सामने हमारा वॉशरूम है, 5 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के बढ़िया ऊपर पूरे घर के लेवल से सबसे ऊपर बढ़िया टॉप में खूबसूरत सा लाइट बार बना हुआ, ठीक है, और वो ईशान कोण में है। ठीक, अब आप समझो इस बात को, ईशान कोण में लेट बात है और लेट बात का स्थान उसने घर की सभी चीजों से सबसे ऊपर दे रखा है। तो अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न इसी में आ जाएगा, इफेक्ट क्या होंगे? इफेक्ट क्या होंगे? ठीक है, तो अब इफेक्ट यहाँ पे ऐसे होंगे कि आप सबसे ऊंचे किसको बैठाए हैं? लेट बात, ठीक है, मंगल को। अब वहां पे आप चाहते हैं कि यार बताओ 3-4-5 पेट्रोल पंप में साला कर्जा उतर ही नहीं रहा है, तो क्यों नहीं उतर रहा है? 3 पेट्रोल पंप कर्जे में चल रहे हैं, 2 से आप 3 का कर्जा भर रहे हैं। वास्तु आप तब भी नहीं मानेंगे क्योंकि आपने लाखों रुपए देकर के सिर्फ डिजाइन कराया है अपने घर को AZ वाले से, है ना? बिल्कुल। हाँ, AZ वाले से, जिसको वास्तु का ABCD नहीं पता है, वो आपको नक्शा बना के दे रहा है। और आप हैं कौन? ये आपसे अच्छा कौन जानता है आप कौन हो करके और क्या कर रहे हैं। तो आज तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है क्या मुझसे पूछने के लिए? सर है तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास, लेकिन ये हमारा पहला वीडियो है, तो मैं ये चाह रहा था कि पहले हम अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद जो है कि क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा आइडिया, ताकि लोग तो जाने तो है कहाँ, कहाँ नहीं है, कौन है, कहाँ कौन है, ये तो पता चल ही जाएगा इस वीडियो में। अरे दीवानो मुझे पहचानो। हाँ, चलो बताओ, मैं बताऊं? चलो, ये शिवम, हमारे एम्प्लॉय कम हमारे फ्रेंड ज्यादा हैं, और हमारी कंपनी का नाम प्रियार्थ कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन हाउस है। बेसिकली हम लोग ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं, जस्ट वी टॉक, कि जो फ्रेशर्स हैं या नए इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स खासकर उनको मैं ले रहा हूँ, तो उनको कुछ स्टडी मटेरियल मिल जाए, आगे प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मिल जाए, उनके विजन को थोड़ा क्लियर हो जाए कि क्या उनको करना है, कुछ हमसे आइडिया मिल जाए। इसी को लेकर के हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बीच बीच में कुछ पॉइंट्स होंगे जो सिविल इंजीनियर्स के लिए खासकर ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ये डेली मुझसे कुछ क्वेश्चंस करते रहते हैं, तो मैंने सोचा वो क्वेश्चंस आप तक भी पहुंचा दिए जाए, है ना? तो आप बताओ आज क्या क्वेश्चन है? आज सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्योंकि मैं आपके द्वारा बताए गए बुक वास्तु टॉपिक पे मैं पढ़ रहा, आपने बुक दिया मुझे, तो मैं मतम जी, तो आपने दिया, मैंने उसको पढ़ा, तो मेरे कुछ कलीग्स हैं जहाँ मैं पढ़ने जाता हूँ फिलहाल, तो उनसे हमारी बातें हुई, तो उन्होंने पूछा कि तुम पढ़ रहे हो वास्तु के बारे में, तो आखिर ये वास्तु है क्या? तो आपसे भी मेरा यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वास्तु, वास्तु है क्या? वास्तु तो देखा जाए तो वास्तु का हर व्यक्ति अपनी तरीके से एक नया डेफिनेशन बना दे रहा है। वास्तु, अभी इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया होगा, 3 क्वेश्चन, जब कोई वास्तु की बात करता है तो लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है हमारा कि वास्तु आखिर क्या है, वास्तु क्या है, वास्तु। दूसरा, क्या ये बस यही एक तरह का वास्तु है, उसके क्या ये कई तरीके का होता है या एक तरीके का होता है या जगह के हिसाब से कैसा रहता है। तीसरा ये कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और लॉसेस क्या है, कि इसमें क्या लॉस हो जाएगा हम नहीं मानते तो, और अगर माना तो क्या फायदा हो जाएगा मेरा जी। ये कुछ क्वेश्चंस, तो आपने पहले से मेरे क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कर लिया कि मैं अगला क्वेश्चन इसके बाद ये पुट करूंगा, फिर उसके बाद ये पुट अप करूंगा। हाँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि वास्तु पे जब भी कोई बात करता है तो उसके पास यही 3 क्वेश्चन सबसे पहले होते हैं जी, कि भैया हमको ये बताओ वास्तु है क्या। तो वास्तु को अगर जानना है तो आप इस तरीके से लीजिए, मेनी टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस आर अवेलेबल इन दिस, ठीक है जी। तो हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अभी सिविल इंजीनियरिंग के बाद आगे भी जो स्टडी कर रहे हैं, जैसे मैंने तुमको जो बुक दी वो मैं मतम है, शैल्या पांडे का लिखा हुआ, ठीक है, वो टीकाकरण है उनका। हाँ जी।
अब उसमें तुमने पढ़ा होगा कि प्रकार भूमि के, ठीक। अब हम उसको जब इस तरीके से देखते हैं कि एक बुक उठाई हमने, एक ग्रंथ उठाया, महमतम ग्रंथ, और उसको जब रीड करना चालू किया तो उसके अंदर हमको दिखता है कि हजारों तरह का डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसमें टेक्स्ट इतना ज्यादा रहता है कि हम उसको एक पास करके याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमको वास्तु ले लेना चाहिए एक मैनेजमेंट की तरह। एक डेफिनेशन भी मैं तुमको अभी बता दूंगा जो बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो कहीं भी। वास्तु को अगर हम मैनेजमेंट की तरीके से देखते हैं तो हमें समझने में थोड़ा ज्यादा आसानी हो जाती है। कैसे? वास्तु हमारा ये रहता है कि जैसे हम कुछ चीजें ऐसे हैं जो जहाँ पे होनी चाहिए नेचुरली, ठीक है। अब कुछ दिशाएं हैं, कुछ जगहें हैं, और एक चीज और ये ध्यान रखना कि वास्तु हर जगह का अलग अलग भी होता है। अगर आप अमेरिका में हैं, ठीक है, तो वहाँ के हिसाब से जो वास्तु होगा वो यहाँ नहीं अप्लाई होगा। जो यहाँ पे बन रहा है, आप सोचो कि यहाँ के हिसाब से आप अमेरिका में वास्तु को अप्लाई कर दे तो नहीं होगा। आप यूरोपियन कंट्रीज में या आप किसी अदर कॉन्टिनेंट्स में अगर आप यहाँ के वास्तु को अप्लाई करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। मतलब ये कंट्री वाइज चेंज हो जाता है, क्योंकि जियोग्राफिकल लॉजिकल चेंज होने की वजह से सारी चीजें। आप वास्तु पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है हमारे बॉडी, हमारे एनवायरनमेंट, जो हमारे आसपास नेचुरल चीजें मौजूद है, हमारा एक तरीके से कह लो हमारा जो ये वातावरण है उससे पूरी तरीके से वास्तु जुड़ा हुआ है। वास्तु उसकी एक इकाई है, ठीक है। जो हमारे जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा रहने का पैटर्न है, जो हमारे जीने का पैटर्न है, उसको उसका एक डिजाइन है और बहुत ही व्यवस्थित डिजाइन है। केवल हम उस पैटर्न को, उस डिजाइन को सही तरीके से अपने साथ में उसको चलाना चाहते हैं, इसलिए वास्तु लगाते हैं। हाँ, अब पुराने जमाने में हमने देखा था, पुराने जमाने में सुनते थे कि वास्तु कैसे होता था कि भैया दादा ने बोला है कि ईशान कोण एक होता था, एक वायव्य कोण होता है, एक नैऋत्य कोण होता है, एक आग्नेय कोण होता है। अब दादा बताते थे कि आग्नेय कोण में किचन होना चाहिए, ईशान कोण में पूजा घर होना चाहिए, वायव्य कोण में हमारे कुछ जगहों पे तिजोरी भी बना सकते हैं या गेस्ट रूम बना सकते हैं, या कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो कुछ दूसरी चीजें वहां पे बना सकते हैं। और नैऋत्य कोण में हमें लेट बाथ लेना चाहिए, ऐसी चीजें लेना चाहिए जैसे कबाड़ इकट्ठा करने वाला है, वो चीजें रहनी चाहिए। हर चीज को किसी न किसी चीज से रिलेटेड है। और वास्तु को एक तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे हमने बताया वास्तु शास्त्र, ठीक है, वास्तु को शास्त्र के साथ जोड़ते हैं ना कि वास्तु शास्त्र। तो शास्त्र जब है तो जाहिर सी बात है, जब शास्त्र आता है तो हमारे हिंदुत्व में, हमारे हिंदुत्व में, हमारी संस्कृति में सबसे पुरानी लैंग्वेज में चले जाते हैं। कौन सी? संस्कृत, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसमें मंत्र थे, उसमें श्लोक थे। हाँ, मंत्र सही। अब मंत्र है, मैं मंत्र किसी भी मंत्र को बोलो, आप ओम भूर्भुवस्सुः बोलिए, उसको आप देख नहीं सकते हैं। लेकिन वास्तु क्या है कि मंत्र को भौतिक रूप में देखा जा सकता है, मंत्र को एक भौतिक रूप दिया गया है। यही है हमारा वास्तु, ठीक है, जो हमारे हर पूरी लाइफ के हर एक चीज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी जो पिछले सैटरडे को एक क्लाइंट आए थे ठाकुर साहब जी, हाँ, और वो बोले कि नहीं हम वास्तु नहीं मानते। हाँ। तो एक्चुअल में वास्तु उनको नहीं मान रहा है, वो वास्तु को माने या ना माने, ठीक है, क्योंकि अगर वो वास्तु मानते होते तो वो ऐसी बात नहीं बोलते, और वास्तु उनको अपने लायक नहीं समझ रहा है इसलिए उनको नहीं मानता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि जब आदमी के पास ज्यादा पैसा होता है वो 10-20 मकान बना सकता है एक बार में, ठीक है, तो वो वास्तु नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसको उसमें रहना ही नहीं, उसको किस में रहना है उसको खुद नहीं पता है। जी सर, है ना? तो ये चीज है जी। तो वास्तु समझ गए, हाँ, उसकी डेफिनेशन समझ गए कि हाँ, वास्तु को अगर एक दो सेंटेंसेस में लिखना है तो वास्तु को ऐसे लिख सकते हैं कि वो प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें हम अपने लाइफ स्टाइल को कैसे जीना है उसको एक भौतिक तरीके से, एक फिजिकली हम उसे बना के क्रिएट कर सके उसको धरातल पे, और उसको देख सके। सीधा मतलब है कि मंत्र को एक रूप दे दिया। हाँ,
ये चीज समझिए आप उसको, तो इसको वास्तु कहेंगे। ये काफी अच्छा डेफिनेशन नहीं ये बहुत याद रहने वाला है बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अब हमारी यूनिवर्सिटी में सिद्धांत ज्योतिष के साथ साथ वास्तुशास्त्र भी पढ़ाया जाता है ना। अच्छा। तो अब ये सारी चीजें जो बड़े बड़े विद्वान जन जो हैं वो जो हमको बता रहे हैं तो वो हमें याद भी रख लेना चाहिए जी सर। वो हमारे कहीं ना कहीं काम ही आता है। ठीक है, और वास्तु पूरी तरीके से हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है, ये तो कभी भूलना ही नहीं है। वास्तु हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है, हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है, हमारे एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। हम जो कुछ भी करते हैं वास्तु उसमें ही सबसे ज्यादा हस्तक्षेप वास्तु का होता है। ठीक है, एक बुक है 29 पेज नंबर पे, भारतीय ज्योतिष नेमिचंद्र शास्त्री की है, उसमें पेज नंबर 29 पे लिखा हुआ है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, उसको आप पढ़ना, एक बुक वो भी दूंगा मैं। सर ये जरा सा अगर आप समझा दे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का मतलब, तो शायद यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उसमें ये मैंने ये इसलिए बोला कि मैंने तुमको बताया कि वास्तु पूरी तरीके से हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है। हम जितने भी भौतिक क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है, डेली एक्टिविटीज जितनी भी करते हैं, हम सुबह सो के उठते हैं और 10 बजे तक ऑफिस निकल आते हैं। ठीक है, अब ये सुबह सो के उठने से 10 बजे तक का टाइम और रात में जब हम ऑफिस पहुंचे और सुबह 10 बजे तक का टाइम, यानी कि हम जितनी देर घर के अंदर रह रहे हैं, इफेक्ट क्या करता है, घर के अंदर रह रहे हैं तो घर का वास्तु करता है, ऑफिस में रह रहे हैं ऑफिस का वास्तु करता है। इस तरीके से हमारी ये पूरी तरीके से हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है। और इस श्लोक का अर्थ ये है कि आपकी बॉडी के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है। पेज नंबर 29, भारतीय ज्योतिष नेमिचंद्र शास्त्री। आप इस पेज को पढ़िएगा, ये कम से कम 15 पेज की थ्योरी है जो आपको पढ़ेंगे आप बहुत इंटरेस्ट आएगा। लेकिन आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको ये पूरा, अगर मैं ये समझाने बैठ जाऊं कि इस श्लोक का, इस लाइन का सिर्फ मीनिंग तो बहुत लंबा चला जाएगा। आपको मैंने ये मेन बात बता दी है कि इसका अर्थ है कि आपके शरीर में ही पूरा सौरमंडल और ब्रह्मांड है, बिल्कुल सिमिलर बना हुआ। बस उसको आप अपनी लाइफ स्टाइल में बिठा लें, सही सामंजस्य के साथ बिठा लें, उसको सही तरीके से आप रूटीन में ले आए, है ना। तो अगला क्वेश्चन तो आप तो जानते ही हैं क्या पूछने वाला। अगला क्वेश्चन उन लोगों ने मुझसे यही पूछा कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तु देखो, वास्तु के प्रकार को ऐसे डिफाइन करेंगे कि वास्तु, मान लो आप व्यापारिक वास्तु अलग होता है। अब मैं सिर्फ भारत के एक स्थान की बात कर रहा हूँ, भारतवर्ष में, ठीक है। अब जैसे जैसे जगह बदलती जाती है वैसे वैसे कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस चलते जाते हैं, ठीक है। भारतवर्ष के अंदर जैसे व्यापारिक वास्तु अलग है, हमारी रेसिडेंशियल जो हॉस्पिटल्स है उनका अलग है, ऑफिसेस का अलग है, हॉस्टल का अलग है, हॉस्पिटल का अलग है, होटल्स का अलग है, रेस्टोरेंट का अलग है, ठीक है। कुछ चीजें सिमिलर चलती हैं, ठीक है। लेकिन जो रेसिडेंशियल है, जो हमारा घर है, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग वास्तु देखते हैं, व्यापारिक आदमी अगर उसको कोई प्रोजेक्ट डालना है तो वो वास्तु ज्यादा नहीं देखता है। घर बनाने के लिए जो लोग वास्तु को मानते हैं, थोड़ा धार्मिक है, वो वास्तु को देखते हैं। तो घर का वास्तु अलग होता है, जैसे मैंने 4 कोण बताए, उसके हिसाब से आप सारी चीजें सेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कभी कभी, हाँ, एक पॉइंट और भी आएगा, जब अभी इस क्वेश्चन के बाद तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन भी मुझे पता है ना कि इसको लाभ क्या है, हानि क्या है, इसके इफेक्ट क्या होंगे। तो अभी किसी के पास हम जाते हैं, वो हमसे कहते हैं, हम मान लीजिए हम कस्टमर हैं, ठीक है, हम क्लाइंट है, हमको घर बनाना है, हम गए किसी के पास, तो हम उससे क्या पूछते हैं? क्लाइंट के पास नहीं, आर्किटेक्ट के पास नहीं। हम घर बनाना है तो सबकी दुकान पे रखा है कि आर्किटेक्ट से हमको नक्शा बनाना है। तो हमने अपने रिक्वायरमेंट बताते हैं कि हमें 2 कमरा, 1 लैट्रिन, 1 बाथरूम ये चाहिए। आर्किटेक्ट के पास कई सारे ऑप्शन बताओ। तो अब जब तुमने ये बता ही दिया कि हमें 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, तो उसको तुमसे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ तुमसे 2 सवाल करेगा, ठीक है। फेसिंग क्या है, अगर वो भी इसलिए पूछेगा फेसिंग क्या है कि यदि आपने उससे वास्तु का जिक्र कर दिया है तो, ठीक है।
दूसरा वो ये पूछेगा कि लंबाई चौड़ाई बता दो। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसके हिसाब से वो सेट करके देखेगा, वो अपना तुरंत कंप्यूटर खोलेगा, देखेगा, डालेगा कितना है, तुमने बोलेगा 2000 का है साहब, तो 2000 का है। क्या है फ्रंट कितना है, बोले 40, अच्छा, और गहराई के 50, पूरे दूसरे डाला 40/50 से सर्च किया कॉर्नर में, वो 200 आ गए। ठीक है, उसने उसमें से 2 दिखाए कि भाई साहब आप ये देखो, आप ऐसा चाह रहे हैं मुझे लग रहा है। उसने बोला कि हाँ भैया, नहीं थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हमारा लेट बात यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। देखिए ये है, अभी हमने बना के दिया है क्लाइंट को, आप ये देखिए। तो वो देखा, बोला कि हाँ ये वाला कुछ मैच कर रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं मैच किया है, इसलिए हमको अभी भी थोड़ा सा चेंजेस करना है। बोला बिल्कुल हो जाएगा। उसने वही फाइल खोली, कॉपी पेस्ट किया और उस पे उनके सामने ही थोड़ा बहुत बना दिया और उनको सेट कर दिया कि हाँ फॉर्मेट आपको ये चाहिए। बोले हाँ बस। और जो पूछ रहा है उसको भी नहीं पता है वास्तु, जो बना रहा है उसको भी नहीं पता है। 70% आर्किटेक्ट्स, देखो चैलेंज वाली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 70% आर्किटेक्ट इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे। अब जैसे वो ठाकुर साहब आए थे, तो वो कौन है 70%? ऐसा नहीं है, गलती दोनों साइड से। ये तो है सर, एक हाथ से तो ताली नहीं। हम जाते हैं तो हमने बस इतना, जितना तुमने बताया इतना हमने उनसे बोल दिया, ठीक, इतना हमने उनसे पूछ लिया कि इतना बताओ। अरे हमको तो ये भी पूछना चाहिए उनसे, आप किस पैटर्न पे काम करते हो, ठीक है, आपका फॉर्मेट क्या है काम करने का, आप पहले साइट देखते हैं या आपने मेजरमेंट ले लिया, आप अगर आप डिजाइन करते हैं आर्किटेक्ट। अच्छा, क्या ये बता सकते हो आर्किटेक्ट और सिविल, तुम भी सिविल इंजीनियर हो, मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, हम लोगों को पता है, क्या तुमको लगता है कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों को सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट में डिफरेंस पता है? नहीं, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है ना। नहीं, उनको सिविल इंजीनियर ये लगता है कि बस वो जुड़वा देंगे ले जाकर, एक होता है खड़ा होकर के जुड़वाई का काम करवाना है इसको। आर्किटेक्ट को उन्होंने मेन मान लिया है कि यही जो है बना करके सब करेंगे, जबकि उनको यही नहीं पता सिविल इंजीनियर का एक छोटा सा भाग होता है ये आर्किटेक्ट। बिल्कुल सही बात, लेकिन ये बात कौन समझाएगा? आपकी बात कोई मानने को तैयार होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, मैं मीडियम क्लास लोग जो हैं वो होशियार हैं, वो इस मामले को सीरियस लेते हैं कि हाँ भाई हमको घर बनाना है, क्योंकि उनके लिए एक घर बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, वो जीवन भर की पूंजी उसमें लगाते हैं। अब हमको घर बनाना होता है तो मीडियम क्लास आदमी ये सोचता है कि हम उसमें थोड़ा वास्तु भी देख ले, सही बन जाए, जो पैसा दे ही रहे हैं, हमारी मजबूती भी बनी रहे, हमारा लुक भी अच्छा हो जाए। हम थोड़ा सा सब अपने घर को यही कहते हैं कि मेरा घर सबसे अलग है, लेकिन मैं जिस शहर में रह रहा हूँ, इस शहर में मैक्सिमम घरों में मैं जा जाके जब देखता हूँ तो हर दूसरे घर में सेम डिजाइन मिलता है। और अगर बिल्डर का बनाया हुआ घर है तो सारे घरों में सेम है, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल किसी ने बनाया है, किसी आर्किटेक्ट से नक्शा लिया है, तो वो भी सारे सेम। 10 फीट पे कॉलम दे देते हैं, जबकि अब कस्टमर को बेचारे को क्या पता कि कॉलम 15 फीट अगर डिस्टेंस है तो 9x9 का कॉलम आप दे सकते हैं, ठीक है। अभी उसको ये पता नहीं, आर्किटेक्ट बोला कि ऐसा है 10 फीट पे दीवार है, 10 फीट पे कॉलम दो, सभी पे बीम दो। अब आर्किटेक्ट का स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, स्ट्रक्चर उसको जिंदगी में कभी नहीं पढ़ाया गया है, उसको सिर्फ ईंटों की दीवार को घुमा के डिजाइन करना होता है और वो डिजाइन कर देता है। और वही क्या करता है, सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात, जो कस्टमर को भी मैं मूर्ख कहूंगा, इसलिए कहूंगा क्योंकि वो इस चीज को ध्यान नहीं देते। उनको ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि उनका पैसा जो लगता है वेस्ट हो जाता है पैसा इन्हीं चीजों में। आप जहाँ 9x9 का आरसीसी का कॉलम है, वहां पे अगर आप ये सोचो कि आप सॉलिड लोहे का रॉड खड़ा कर देंगे तो क्या आपका ज्यादा मजबूत हो जाएगा? स्ट्रेंथ वही रहेगी, आपका वेस्टेज मटेरियल है। आपको अगर 2 रोटी की भूख है, आप 4 खाएंगे तो पेट फाट ही जाना है। तो वो चीजें हैं। आपका वो आर्किटेक्ट क्या करता है, अपने मन से यहाँ कॉलम रख दिया, जहाँ पे जॉइंट्स है, जहाँ से वॉल, जहाँ से उसने वॉल मोड़ा है वहाँ पे उसने कॉलम रख दिया है, जहाँ देख रहा है वॉल गई है वहाँ पे उसने बीम दौड़ा दिया है, बीम दे रहा है। तो ये सब चीजें कस्टमर बर्बाद हो रहा है। अच्छा, कस्टमर जो पैसे वाले हैं वो क्या कहते हैं, नहीं हमारा आर्किटेक्ट ठीक है, हम अपने आर्किटेक्ट को नाराज नहीं करेंगे, ठीक है। और आर्किटेक्ट उनके कौन से हैं,
सबसे बड़ी साजिश का हिस्सा, सबसे बड़ी साजिश का हिस्सा ये हिंदू हो रहा है जी। ये अभी वो ठाकुर साहब क्या बोले कि मैं वास्तु नहीं मानता, तो वो क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो AZ अरबाज या रहमान करके कुछ वो आर्किटेक्ट उसने वो डिजाइन किया था जी, मैंने देखा। ठीक है, अब वो आदमी, मैंने जब उसका डिजाइन तुमको दिखाया मैंने, तो उसमें देखो वो कितना बढ़िया सा 3-4 हजार स्क्वायर फीट में बना रहा था, 1.5-2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना रहा था, लेकिन वो क्या बना रहा था? वो बिल्कुल कचरा जी सर। लेकिन वो अपने आर्किटेक्ट को निराश नहीं कर सकते, नाराज नहीं कर सकते, भले वो उनकी आर्किटेक्ट उनको एकदम खत्म कर दे, उनकी लाइफ खत्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, उससे उनको मतलब नहीं है, क्योंकि वो उनको 1.5-2 करोड़ रुपए फेंकेंगे, आर्किटेक्ट आएगा, खड़े होगा, तलवे चाटेगा और वो बनाएगा जी। कितनी गलत सोच है, कितना गलत फीड किया जा रहा है, इस चीज पे लोग ध्यान नहीं दे रहे। वास्तु शास्त्र आप नहीं मानते, मत मानिए, आप अपने प्रोजेक्ट को मानते हैं, आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं, आप अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए होगा कि आप सही व्यक्ति की तलाश करें, आप सही पैसा लगाएं। आपके स्ट्रक्चर में अगर आपके मकान में 1000 स्क्वायर फीट का है, अगर उसमें 19 कॉलम चाहिए तो 19 ही होने चाहिए, 22 या 23 नहीं होने चाहिए। अगर आपके घर में 10 कॉलम की रिक्वायरमेंट है और किसी ने 16 दे रखे हैं, तो यानी एक कमरे की लागत आप सिर्फ कॉलम में डाल रहे हैं। इतने नए नए इन्वेंशंस होते हैं, इतने नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में इतनी क्रांति आई हुई है और इतने नई चीजें आई हुई है कि आपके पैसा जो आप सोच के बैठे हैं कि 10 लाख रुपए में मकान बनाएंगे, शायद वो 8 लाख या 7 लाख में बनके तैयार हो जाए, लेकिन आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको इन चीजों को मानना पड़ेगा। लेकिन पहले तो ये तो उन लोगों को चीजें समझनी तो चाहिए ना, पहले तो ये आर्किटेक्ट जो डिजाइन कर देते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट वाला, क्या ये उनके पास अथॉरिटी है, क्या वो कर सकते हैं? तो ये कस्टमर को सोचना चाहिए ना। कस्टमर अगर पैसे वाला है तो किसी को नहीं, तो मैं एक तुमको एग्जांपल देता हूँ, मान लो हम एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं, एक ऐसी कॉलोनी में हमने प्लॉट लिया है जहाँ एक IAS है, एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक एडवोकेट है, मतलब इस तरीके के सभी लोग रह रहे हैं, बढ़िया हाई लेवल के, ठीक है, सब करोड़ों में खेलने वाले हैं, ठीक है। तो हमने प्लॉट लिया है, तो हम क्या करेंगे कि हम वो बगल वाले अवस्थी जी ने जिस आर्किटेक्ट से बनवाया है नक्शा, मैं उसी से बनवाऊंगा। क्यों? क्योंकि बगल वाले अवस्थी जी 5 पेट्रोल पंप के मालिक हैं, तो वो गलती कैसे कर सकते हैं? आदमी पैसे वाला है, यानी वो होशियार है ना जी, बिल्कुल। और कोई पैसे वाला है और वो मूर्ख हो जाए, ये तो सरासर गलत है, बिल्कुल गलत। अब वो पैसे वाला है, वो मूर्ख नहीं हो सकता है, किसी भी हाल में मूर्ख नहीं हो सकता है वो। उसने पेटेंट करा रखा है कि आई एम इंटेलिजेंट, ठीक है, तो वो उसी के पास जाएंगे। अब वो अवस्थी जी कैसे बनाए, उनके घर में जब एंटर करो और उनका आर्किटेक्ट वही है AZ रहमान वाला, ठीक है। अब वो भी 1.5-2 करोड़ का मकान बनाए हैं, जब उनके घर में एंटर करो तो बढ़िया स्टेयर्स हैं, फिर आप ऊपर जाइए, डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया के बाद फिर गेस्ट एरिया है, गेस्ट एरिया, फिर उनके अगर उनके घर में पूछो दादा हमको वॉशरूम जाना है थोड़ा सा, तो वो दिखाएंगे कि वो देखिए सामने हमारा वॉशरूम है, 5 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के बढ़िया ऊपर पूरे घर के लेवल से सबसे ऊपर बढ़िया टॉप में खूबसूरत सा लाइट बात बना हुआ, ठीक है, और वो ईशान कोण में है, ठीक। अब आप समझो इस बात को, ईशान कोण में लेट बात है और लेट बात का स्थान उसने घर की सभी चीजों से सबसे ऊपर दे रखा है। तो अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न इसी में आ जाएगा, इफेक्ट क्या होंगे? इफेक्ट क्या होंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो अब इफेक्ट यहाँ पे ऐसे होंगे कि आप सबसे ऊंचे किसको बैठाए हैं? लेट बात, ठीक है, मंगल को। अब वहां पे आप चाहते हैं कि यार बताओ, 3-4-5 पेट्रोल पंप में साला कर्जा उतर ही नहीं रहा है, तो क्यों नहीं उतर रहा है? 3 पेट्रोल पंप कर्जे में चल रहे हैं, 2 से आप 3 का कर्जा भर रहे हैं। वास्तु आप तब भी नहीं मानेंगे क्योंकि आपने लाखों रुपए देकर के सिर्फ डिजाइन कराया है अपने घर को AZ वाले से, है ना? बिल्कुल, हाँ, AZ वाले से, जिसको वास्तु का ABCD नहीं पता है, वो आपको नक्शा बना के दे रहा है। और आप हैं कौन? ये आपसे अच्छा कौन जानता है? आप कौन हो करके और क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे समझो इस बात को। अब वो उनका प्रॉब्लम क्या है? लड़का उनकी बात नहीं सुन रहा है, लड़का एकदम कॉलेज में पढ़ता है लेकिन घर में वो बाप बन के रह रहा है।
ठीक है, दारू भी पीने लगा है, ठीक है। अब वो कुछ नहीं सुन रहा है, उसको वो बड़ी वाली बाइक चाहिए, KTM टाइप की, वो ये भी ले लिया है जिद करके। अब प्रॉब्लम उनके साथ है कि यार मेरा लड़का बात नहीं सुन रहा है। अब वो रह कहाँ रहा है, उसका कमरा किस जगह पे बना हुआ है, जहाँ गृह स्वामी का कमरा होना चाहिए वहां पे लड़के का है। तो जब घर का स्वामी लड़का हो गया है तो वो तुमको बाप क्यों समझेगा? बात तो सही कही आपने सर, बिल्कुल खुद ही पहले से बाप हो गया, क्यों समझेगा वो तुमको? जी। और आप कहाँ रह रहे हैं? जी। जहाँ गेस्ट रूम होना चाहिए वहां पे आपका कमरा है, तो आप घर के मेहमान हो गए, आप घर के मेहमान हो गए, आप गेस्ट हो गए घर के। बिल्कुल। अब आप घर में 2-3 दिन से ज्यादा रुक ही नहीं पा रहे हैं। हाँ। आ जाए परसों नरसों, फिर कहीं जाना है, फिर कहीं जाना है, फिर कहीं जाना है, अब बेवजह की दौड़ भाग चल रही है, आप घर में रुक ही नहीं पा रहे हैं। अब घर में कोई अकेला भी है, हाँ? तो अब जब AZ वाले ने बनाया है तो उनके घर में तो यही पैटर्न चल रहा है कि ठीक है हम घर में नहीं है तो क्या हुआ, बाकी तो है, बाकी तो है, हाँ हमारी बीवी अकेली नहीं, हाँ। ठीक है। तो ये व्यवस्था हमारे हिंदू समाज में नहीं है, हाँ, ये ऐसा ये कुछ चीजें हैं, है ना। तो हमें तो वास्तु मानना चाहिए ना, हाँ, क्योंकि वास्तु शास्त्र है हमारा, हाँ शास्त्र ही है, शास्त्र है। लेकिन बताया ना कुछ लोग ऐसे हैं हाँ। जो पूजाएं तीन तरीके की होती है, सात्विक होती है, तांत्रिक होती है और देवी दानवों की भी होती है, ठीक है। कुछ उनको पूजते हैं, कुछ देवी देवताओं को पूजते हैं, कुछ तांत्रिक तरीके से पूजा करते हैं। तो अब बात वही है कि जो धार्मिक नहीं है उनसे आप किसी भी बात में जीत नहीं सकते, क्योंकि वो सीधे ये कहते हैं मैं भगवान नहीं मानता, मैं वास्तु नहीं मानता, तो मैं तुमको क्यों मानूं? वो आ रही तुम कौन हो? जब मैं भगवान को नहीं मान रहा हूँ तुमको क्यों मानूं और तुम्हारा वास्तु क्यों मानूं? तो सर क्या ऐसे लोग जो है कि नेव पूजन और ये घर का पूजन वो इसलिए कराते हैं क्योंकि उनको अपनी कैटेगरी के 4 लोगों को बुलाना है कि देखो मैं नीव पूजन करा रहा हूँ, मैं भूमि पूजन करा रहा हूँ, मैं गृह प्रवेश करा रहा हूँ, आप आओ देखो मैंने 70 तरीके के व्यंजन लगवाए हुए हैं। यानी कहने का मतलब पैसे को दिखा, अपने लेवल को दिखा रहे हैं बस। हर चीज में वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं जी कि मेरे पास पैसा है, जी, मैं ये करता हूँ। वो हर चीज में आप उस जगह पे बैठे होंगे तो ये भी बता देंगे, ये जानते हो ये शिवम ये जो माउस पैड रखा है ना, 1 लाख रुपए का खरीदा है, मतलब हर चीज बता देते, वो हर चीज वो तुम्हारे सामने नाश्ता रखे काजू बर्फी, तो बोलेंगे शिवम खाओ यार काजू बर्फी है, ये मैं 800 रुपए केजी लेके आया। तो बिल्कुल वो इस टाइप के लोग होते हैं ना कि उनको सिर्फ पैसा दिखाना है, तो वो गृह प्रवेश भी करेंगे, वो भूमि पूजन भी करेंगे, वो नीव पूजन भी करेंगे, लेकिन वास्तु नहीं मानते, ठीक है। क्या तो वास्तु में ही है सारे। हाँ, फिर ऐसे लोगों का होता क्या है, वो लास्ट में जाते हैं किसके पास? बाबा के पास। हाँ ऐसा मैं सोच रहा हूँ। हाँ सही सोच रहे हो। वो लास्ट में वो बाबा के पास जाते हैं, बाबा हमारी स्थिति बहुत खराब है, हमारा बच्चा बिल्कुल दिमाग खराब है, उसके घर में बाप बन के रह रहा है और ये प्रॉब्लम है, वो दारू भी पीने लगा है और ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो बाबा ने पूछा कहाँ रहते हो? यहाँ फिलहाल हमारा मकान है, बहुत बढ़िया मकान, बाबा से भी यही बता रहे हैं, बाबा बहुत बढ़िया मकान हमने बना रखा है यहाँ पे, हाँ काफी पैसा लगाया उसमें और ये दिक्कतें हैं। अच्छा तुम कहाँ सोचते हो? बाबा तो बाबा है भाई, वो तो अगर वो ढंग के व्यक्ति के पास गए होंगे किसी स्वामी जी के पास में, तो वो सीधे सीधे आपको ये देखेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, आप किस स्थान पे रह रहे हैं, कैसा वो डिजाइन उसका बना है, तो उनको तो पता चल जाएगा कि वास्तु प्रॉब्लम है। तो वो क्या करेंगे, वो ये चीज कहेंगे ठीक है आप जाओ घर में वास्तु पूजा करा, तुम्हारे घर में वास्तु दोष है, तो वो तुरंत कहेंगे बाबा बस आप लिस्ट दो हमें सामान की, टाइम बताओ, दिन बताओ, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बस आप पहुंच जाना टाइम पे, हम लेने आ जाएंगे आपको। मतलब पहले ऐसे काम नहीं पकड़े और ऐसे काम पकड़े। हाँ तो काम उनको वही करना, वो लास्ट में जाते हैं, एकदम लास्ट में। तो चलिए ये तो ठीक हो गया, सोल्यूशन की बात हो गई, तो क्या इस तरीके की सोल्यूशन में एफिशिएंसी क्या होती है? देखो जो चीज गड़बड़ हो चुकी है जी, यदि आप मरने वाली स्थिति में हैं, आपका पहले ऑपरेशन हो चुका है, तो आपको एक चांसेस है कि बचाया जा सकता है जी। लेकिन आपको वापस नया कर दिया जाए ये पॉसिबल है, या तो छोड़ के बनवाए, पूरा पार्टी बदलो आते, हाँ दूसरा लगवा पूरा ट्रांसप्लांट तो बात ही अलग है, ऐसा बोलते हैं तो वो अलग है। अभी कई लोग पूछते हैं जी हमारा घर तो नहीं ऐसे बना है, हमको हमारा तो वास्तु के हिसाब से नहीं बना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है हमको? हमको तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आ रही है।
प्रॉब्लम भी तो दो तरीके की है ना। जी बिल्कुल। एक जो है वो सिर्फ महसूस हो रही है, एक वो है जो दिख रही है। दिखाई दे। तो महसूस कौन हो रही है? लड़का बर्बाद हो गया, तुम बर्बाद हो गए हो, तुम बिगड़ गए हो। तो तुम्हारे पिताजी को सिर्फ ये दिख रहा है ना कि ये शिवम बिगड़ गया है, शिवम ये वो बात नहीं सुनता है, किसी के संस्कार नहीं देता है, किसी को सम्मान नहीं देता है, ठीक है, बदतमीज हो गया है, ये हमारी बेइज्जती करा रहा है जगह जगह। तो ये महसूस हो रहा है। वो उल्टा दोष ये देते हैं कि संगत का है, फोन का, ये सारी चीजें देने लगेंगे, लेकिन खराब हो गई, दिन भर फोन में घुसा रहता है, बाइक लेके बस इधर उधर दौड़ रहा है। तो ये हो गया जो उनको महसूस हो रहा है। यही लड़का बाइक लेके गया और लड़ गया हाईवे पे, उसकी टांग टूट गई, ठीक है, तो ये हो गया तुरंत भौतिक में दिख रहा है कि ये दिक्कत आई है मेरे ऊपर, ये दिक्कत आ गई है, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम आ गई है तो वो क्या, वो तब भी हर बात में वो यही कहेगा, अगर वो नहीं मानने वाला है, अगर बदतमीज किस्म का व्यक्ति है, जिद्दी, तो वो नहीं मानेगा, भगवान को दोष देगा, वो भगवान को दोष देगा, भगवान मेरे साथ ये कर रहा है, भगवान मेरे साथ वो कर रहा है, पहले लड़का तो बर्बाद तो था ही, दारू भी पीने लगा, अभी ये भी बताओ भगवान से ये भी नहीं देखा गया, थोड़ा सुकून नहीं मिला, अभी टांग तोड़ दी उसको। और वो क्या सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि उसको अपना समय निकाल के उस लड़के को उठा के लाना पड़ा, पट्टी करानी पड़ी, प्लास्टर कराना पड़ा, दवाइयां दिलानी पड़ी, उसको टाइम देना पड़ा, इस वजह से वो जला रहा है। मतलब सारी दिक्कतों का जो दोष है वो सीधे भगवान पे डाल देते हैं सीधा, जबकि वो पता ही नहीं है कि इन्हीं के सॉल्यूशन के लिए वास्तुशास्त्र भगवान बनाया गया। जब भगवान ही को नहीं मान रहा है तो उसकी बनाई हुई चीज तो वो क्यों मानेगा? तो फिर दोष भी तो भगवान को ही दे रहा है। वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। वो मूर्तियां फोटो उठा के सड़क पे फेंक दे, उसके बाद में ये कहे कि नहीं सब भगवान का है, सब भगवान का है, लेकिन वो ढंग की चीजों पे नहीं जाएगा। आप ये चीज ध्यान रखो, अगर तुम्हारे इस वीडियो से स्टूडेंट सुन रहे हैं तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप अगर सिविल इंजीनियर हैं, आप डिजाइनिंग के बहुत सारे कोर्सेज करिए, बहुत सारे अवेलेबल है, अच्छे कोर्सेज करो, वास्तु को जरूर पढ़ो। वास्तु हमारी लाइफ को सेट करता है, पैटर्न को बनाता है, वास्तु हमारे ग्रोथ में हेल्पफुल है, ठीक है। किसी का मकान बनता है उसको आप अपना समझ के बनाए, उसकी कॉस्ट को अगर वो 10 लाख कहता है कि 10 लाख मेरे पास है, मैं 10 लाख लगा के बनाना चाहता हूँ, कोशिश ये करो कि 8 में उसका बन जाए, तब तो आप इंजीनियर हो। और मजबूती से कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, सुविधाओं से कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, हाँ स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। इससे 8 लाख के चक्कर में घर गिर गया 2 साल बाद, हाँ ये नहीं होना चाहिए। ठेकेदार बिल्डरों के पास आप तब जाए जब आपका डिजाइन, आपका स्ट्रक्चर प्लान, उससे आप सेटिस्फाइड हो और पूरी तरीके से व्यवस्थित हो, आपके बजट में। सर ये भी चीजें तो है, लोग आप देखते ठेकेदार लोग भी बनाने लगते हैं आजकल, बना देते हैं ऐसे कॉलम कॉपी पेज लिया वो बना दिए, स्ट्रक्चर लेआउट बना देते हैं, हाँ पूरी मैपिंग कर देते हैं बैठे बैठे। हाँ क्योंकि उनको किसी चीज से मतलब नहीं, उनको बस ये रहता है कि कस्टमर कैसे भी बस जाए नहीं, बस तुरंत भाई साहब आप बैठे बस नक्शा तो ये देखो मेरे हाथ में। अच्छा मतलब कस्टमर नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उनसे को 3 लाख में मकान बना 3 में बना देंगे, उनसे को 2 लाख में बनाना 2 लाख में बना देंगे, प्लाईवुड का बना देंगे, बस आप उनको पैसा देके जाओ। सॉल्यूशन बताइए सर, किस चीज का सलूशन बताएं? अब इन सब चीजों के लिए कस्टमर को क्या सोचना चाहिए? क्या कस्टमर को देखो ये सोचना चाहिए, जिसको मकान बनाना है उसको ये 2 चीजें सोचनी चाहिए जो बेसिक है। उन 2 चीजों के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती है। पहला उसको ये सोचना चाहिए कि वो आप जब भी आप मकान बनाने जा रहे हैं तो आप अपने डिजाइन खुद बनाइए, अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उस डिजाइन को खुद पेपर पेंसिल से बनाएं। उसके बाद में उस डिजाइन को आप सही पहले ढूंढें, कौन व्यक्ति ऐसा है जो आपको वास्तु का भी नॉलेज दे सकता है, जो आपको स्ट्रक्चर का भी नॉलेज दे सकता है, जो आपके डिजाइन को भी अच्छा बना सकता है। ऐसे व्यक्ति को ढूंढें। जब आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे तो जब आप वहां पे पहुंचेंगे तो वो आपको जब इतनी चीजें वो जानना होगा तो वो आपको इतनी और चीजें बता देगा जिससे आपको बेनिफिट होगा। जैसे आपके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें की जाए तो वो कम हो जाएगी कॉस्ट। आपका डिजाइन जो आपने बनाया है वो किस हद तक ठीक है, वास्तु पे कितना सटीक बैठ रहा है, कितना नहीं बैठ रहा है, ठीक है। वास्तु एक ऐसी चीज है कि अगर गलत बन गया है तो आपकी जान भी ले सकती है, और ये अगर सही बन गया है तो आप अगर किसी लायक नहीं है तो भी आपको बहुत कुछ दे सकते हैं।
ये सिद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं। वास्तु बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है, लेकिन हम सभी पैसे वालों को मूर्ख नहीं कह सकते। कुछ हैं जो इन चीजों पे ध्यान देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग नहीं देते। और खासकर ऐसे जो लोग ये बोलते हैं कि मुझे वास्तु नहीं मानता मैं, ठीक है, उन लोगों को कम से कम अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दे लेना चाहिए। व्यक्ति ऐसा चूज करे जो आपकी भलाई के लिए सोचे, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। काम करना है, काम करो, लेकिन दोनों साइड को लेकर, एक तरफ को लेकर, अपनी प्रॉफिट नहीं। तो कुछ लोगों का तो ये टारगेट ही है, कुछ लोगों का ये लक्ष्य है एक विशेष समुदाय का कि हमें कैसे भी करके इनके अंदर घुस के डिस्ट्रॉय करना है। मतलब हमें अपनी चीजें शास्त्रों से और अपने मतलब अपने में जो भी चीजें इम्यूनिटी है उनको बस अलग कर देना है, कैसे भी कर देना है। वो कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं जी। वो पान की गुमटी से लेकर के वो डॉक्टर तक सब जगह आ गए, हर जगह है। हाँ, आपको बस बचना है, आपको अपना दिमाग, अपने आंखें, अपने कान खोल के चलना है। आप उनके पास जाएं और कोशिश ये करें कि आप सिविल इंजीनियर से डिजाइन करवाएं अपना जी। जो सिविल इंजीनियर है और आपको आर्किटेक्चरल डिजाइन की सर्विस दे रहा है, उससे आप अगर काम कराएंगे तो आपको वो मैक्सिमम चीजें डिजाइन करके देगा। मैक्सिमम चीजों का मतलब ये हो गया कि आपको वो घर को डिजाइन करेगा या कोई भी बिल्डिंग होगी उसको डिजाइन करेगा ही करेगा, एक अच्छे लुक में, एक अच्छे यूनिक कॉन्सेप्ट पे। दूसरा, वो आपका स्ट्रक्चर भी डिजाइन करेगा। तीसरा, वो आपको सही गाइड करेगा कि आपकी कॉस्ट कैसे कम होगी, आपके स्ट्रेंथ में, आपका जो उद्देश्य होगा बनाने का, रेंटल पर्पस, कमर्शियल पर्पस, रेसिडेंशियल, उन चीजों में आपको हेल्प करेगा। चौथा, आपको वो सबसे बढ़िया चीज है, पांचवा, कि आप कभी भी कुछ भी अगर गलती हो रही होगी वो तुरंत उसको संभालने की कैपेबिलिटी रखता है। आर्किटेक्ट होगा, अगर कुछ भी ऑन साइट पे गड़बड़ हो रही होगी, पेपर वाला आदमी है वो अलग बात होगी, वो आपकी अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो संभाल नहीं पाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आउट ऑफ सिलेबस है। वो जानते नहीं ना, हाँ, फील्ड की क्या, तो वो चीज आपको संभाल नहीं पाएगा। और अगर संभालने की कोशिश भी करेगा तो क्या करेगा, वो किसी सिविल इंजीनियर को बुलाएगा या वो किसी सिविल इंजीनियर को स्टाफ में रखा होगा या उसको हायर करेगा, तब आपसे एक्स्ट्रा चार्ज पे करेगा, तब जाकर के उसकी मतलब ले लेकर के सोल्यूशन तो सिविल इंजीनियर ही है। तो सीधा काम सिविल इंजीनियर को पता है। आप सिविल इंजीनियर से काम कराइए, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, कोशिश ये करिए। अभी हम लोगों की तादाद तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, आप किसी भी थोड़ा बहुत भी जानकार व्यक्ति है, सिविल इंजीनियरिंग का है, फ्रेशर्स है, उनको बहुत मौके की तलाश है, बस काम करने के लिए वो एकदम तैयार है, रेडी टू मूव, ठीक, मौके की तलाश है। आप उनको दीजिए, उस तलाश को उनकी खत्म करिए, आप उनको काम दीजिए, आप वो काम करवाएंगे ना तो वो उनका वे अलग होता है, उनका एक स्टाइल अलग होता है, उनका पैटर्न, फॉर्मेट, सारी चीजें डिफरेंट, वो फील्ड पे रह के काम करवाते हैं जी। आप अगर बन रहा है तो वो वहाँ खड़े होकर के काम करवाते हैं जी। लेकिन आर्किटेक्ट आपका सिर्फ विजिट करने जाता है। जबकि अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट है कि लोग जब घर बनवाते हैं तो विजिट बुक करते हैं आर्किटेक्ट का जी, कि भाई साहब हेलो, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, गूगल से आपका नंबर देखा है, ये आप आर्किटेक्ट हैं, मैंने आपका रिव्यू देखा, आप बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं, हम मकान बना रहे हैं, क्या आप आएंगे हमारे दिन? बोला हाँ, 5,000 रुपए हमारा विजिट है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए आप। वो गया, वो देखा कि हाँ सब ठीक तो बन रहा है, डिजाइन आपका देखे कि हाँ डिजाइन ठीक है, बस ये थोड़ा सा सही कर लो, ये थोड़ा सही कर लो, या कुछ नहीं आता हुआ तो बोलेगा ये गलत बन रहा है, इसको तोड़ के फिर से बना दो, वो ये कर देंगे जी। ठीक है, क्योंकि उनको तो अपना पैसा बनाना है, उनको अपनी विजिट केवल काउंट करवानी है, ठीक है। तो ऐसा मत करें, आर्किटेक्ट का विजिट मत बुक करें, आर्किटेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता जी सर। आप सिविल इंजीनियर का विजिट बुक करें, ताकि वो आपका एक टाइम में जब भी साइट पे जाएगा आपका स्ट्रक्चर चेक करेगा, अलाइनमेंट सारे चेक करेगा,
स्ट्रेंथ चेक करेगा, और अगर बाय फॉल्ट कहीं पे भी कोई फॉल्ट हो रही होगी, कोई ऐसी चीज हो रही होगी जिससे आगे चल के अपर फ्लोर पे या थोड़ा बनने के बाद में कोई दिक्कत आने वाली होगी, तो उसको वो जज कर लेगा, उसको गेस करके आपको सजेस्ट करेगा, सही सजेशन देगा कि हाँ आप इस चीज को सुधार कर ले, वरना आगे चल के आपको दिक्कत होगी, आपका लॉस हो जाएगा, आपका कॉस्टिंग बढ़ेगा। इन सारी चीजों पे वो ध्यान दिए रहेगा, रेशियो पे ध्यान दिए रहेगा। आर्किटेक्ट का भी रेशियो पे ध्यान नहीं देगा, वो रटे हुए रेशियो है उनके। जी सर। अभी वो ठाकुर साहब का लैंड कहाँ पे है, उसने जो फाउंडेशन डेप्थ दिया, मैं एक ठाकुर की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं। वो मुंबई में बैठा है, आर्किटेक्ट है, ठीक है, यहाँ की सॉइल टेस्टिंग उसने की नहीं है, ठीक है, वो यहाँ की डेप्थ बता रहा है फाउंडेशन की। आप 3 फीट से आप 3.5 फीट भी कर देते हैं, आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। जी सर। आप उसने 4 फीट 5 फीट दे रखा है, तो आप तो ऐसे बर्बाद हो गए। 2 कमरे का कॉस्ट तो आप फाउंडेशन में लगा दिया। जी सर, क्योंकि कॉलम अगर 5 फीट बढ़ा दिए उसने, तो 1 कमरे का कॉस्ट आप कॉलम में लगा दे रहे हो। जी सर, बिल्कुल। तो इन पैसे को बचाने के लिए, आपका पैसा है, बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से कमा रहे हैं, वेस्ट मत करिए, बेवकूफों के जाल में बिल्कुल मत फंसिए। इंजीनियर्स जितने भी हैं, सिविल इंजीनियर, चाहे डिप्लोमा होल्डर हो चाहे बीटेक हो, अगर वो फ्रेशर्स हैं, वास्तु आप पढ़िए, वास्तु पढ़िए, वास्तु पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो आपकी लाइफ को बनाएगा, चाहे आप दूसरे के लिए चाहे अपने लिए। तो ये ट्रेनिंग वाला पोर्शन सर हम नेक्स्ट पोर्शन में रखते हैं। हाँ, अगर ज्यादा लंबा हो गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं ठीक है ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ, बात तो करते ही रहेंगे। जब भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो बना लेना। कुछ स्टूडेंट्स को हमारा सिर्फ मोटो इतना है, शिवम हमारा बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय है, बहुत सीखने वाला व्यक्ति है, इसलिए मैं अच्छा बोल रहा हूँ। काम तो अभी तो थोड़ा कम आ रहा है लेकिन सीखने वाला है, इसलिए मैं अच्छा बोल रहा हूँ। आप भी सीखो। अगर आप केवल बेसिक चीजों को सीखते, बुक्स आपको हेल्पफुल है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल फील्ड पे उतरना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आप कुछ बुक्स को उठाओ, वास्तु से रिलेटेड उठाओ, आपका कंस्ट्रक्शन यूनिट अपने आप स्ट्रॉन्ग होता चलेगा। जो आर्किटेक्चरल पहले था वो उसका तो कुछ भी हुआ तक नहीं है अभी। जो टेक्निक पहले थी वो अभी नहीं है। उनका मोटार जो पहले था अब उसमें बिल्कुल दम नहीं। अभी हम तुमको किसी दिन हम लोग एक वीडियो और लॉन्च करना है इसमें, हाँ, वैदिक कंस्ट्रक्शन वाले पे, तो उसमें भी हम आपको बताएंगे वैदिक कंस्ट्रक्शन और आजकल का ये जो कंस्ट्रक्शन है, जिंदगी मौत को बचाने वाला है। बिल्कुल 2 अलग अलग भाग हैं। कितना हार्मफुल है आज का कंस्ट्रक्शन और वैदिक कंस्ट्रक्शन कितना बेनिफिशियल है, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और कोई सवाल तुम्हारे? नेक्स्ट वीडियो। चलो, ओके, राधे राधे।